नमस्कार। हम देख रहे हैं बीएनएसएस चैप्टर 2639 बीएनएस जो सेक्शन 337 से 531 तक है। ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी के 75-25 पैटर्न है टीवाई एलएलबी सेमेस्टर 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हम ये पूरा फटाफट देखने वाले हैं इजी लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझ भी आए और जल्दी से जल्दी आपकी रिवीजन हो जाए। तो ये जो सिलेबस है, इसके जो नया सिलेबस है उसमें अगर हम बीएनएसएस लगाते हैं तो ये मॉड्यूल 3 का जजमेंट, अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस, बेल एंड बॉन्ड्स ऑफ बीएनएसएस, इरेगुलर प्रोसीडिंग बीएनएसएस और लिमिटेशन बीएनएसएस को कवर करता है। उसी के साथ साथ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे 26 to 39 चैप्टर जो नए प्रोविजंस भी है उसको भी, जैसे जनरल प्रोविजंस अस टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, प्रोविजन अस टू अक्यूज अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो, प्रोविजन अस टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह, जजमेंट हम देखेंगे। उसके बाद सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस हम देखेंगे। अपील, ये इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका 31 सेक्शन 413 से 435, रेफरेंस एंड रिवीजन 436 से 445 पे क्वेश्चंस आते ही हैं। जनरली अपील, रेफरेंस और रिवीजन को इसको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, इसके बाद अगर कैसे होता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, बाद में प्रोविजन अस टू बेल एंड बॉन्ड्स, disposal of property, irregular proceedings, limitation of taking cognizance of certain offences section 513 to 19, और उसके बाद miscellaneous provision 520 to 531। इसको फटाफट हम देखने की कोशिश करते हैं कम से कम समय में। जैसे पहला है प्रोविजन as to inquiries and trials, ये सेक्शन 337 से 366 में आपके दिए हुए। तो इसका जो प्रोविजन है 337 का अगर हम देखते हैं, जनरली ये इसलिए है कि जो फेयर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट क्रिमिनल इंक्वायरीज और ट्रायल हो, तो इसके प्रोविजन में जैसे राइट ऑफ द एक्यूज्ड, विक्टिम या पब्लिक इंटरेस्ट क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड जैसे अस फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस इफ ऑलरेडी एक्विटेड और कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड फाइनलिटी इन जजमेंट। एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे तो अगर किसी को थेफ्ट की में एक बार सजा हो गई है तो वापस उसी थेफ्ट के लिए उसको फिर से जो उसकी कोर्ट में डबल जेओपर्डी में उसकी सुनवाई नहीं होगी। जैसे पर्सन कन्विक्टेड फॉर ग्रीवियस हर्ट कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम इंसिडेंट। तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जेओपर्डी देता है सेक्शन 337 ऑफ आपका बीएनएसएस एक्ट जो कोड है। और उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो सेक्शन 338 339 में जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ओवरसी प्रोसिक्यूशन, एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में परमिट प्राइवेट एडवोकेट्स टू असिस्ट अंडर सुपरविजन। इसमें क्या होता है कि अगर जो भी विक्टिम है अगर वो बोलता है कि मुझे प्राइवेट वकील भी चाहिए गवर्नमेंट वकील के साथ, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैनेज द ट्रायल फॉर ए हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस, ये तो है ही। अगर विक्टिम अगर चाहे तो प्राइवेट एडवोकेट विद करेक्ट परमिशन, कोर्ट परमिशन, सबमिट्स रिटन आर्गुमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसके अंदर ये प्रोविजन रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 338 339 में दिया हुआ है। हम कर रहे हैं चैप्टर जनरल प्रोविजन और भारतीय नागरिक को रिगार्डिंग द इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में हम कर रहे हैं। उसके बाद राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, जैसे देखें सेक्शन 340 से 341 में एवरी अक्यूज जो भी आरोपी है हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ, उसको अपना डिफेंस करने का उसको राइट्स है एडवोकेट के थ्रू। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी उसी को कोडिफाई किया है सेक्शन 340 से 341 में। और अगर उसके पास एडवोकेट नहीं है तो लीगल एड इज प्रोवाइडेड एट द स्टेट एक्सपेंस फॉर दोस अनेबल टू अफोर्ड इट। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, a person if the accused hires a private lawyer to represent them in a fraud case, or an indigent accused जैसे गरीब कोई है received a free legal aid for the defense in a murder trial, या फिर जो अगर वो वकील एफर्ट नहीं कर सकता है तो इसमें जैसे सेक्शन 342 में ट्रायल इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेशन, अगर कॉर्पोरेट कंपनी से कॉर्पोरेट वेल है और उसके बाद में द कॉर्पोरेशन कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स अवॉइडिंग पर्सनल अपीयरेंस बाय ऑल मेंबर्स, जैसे कंपनी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड represent the corporation in a fraud inquiry. A registered society sends its secretary answer charges on behalf of the members. So these are the some of the examples under where the corporation is involved. उसके बाद अगर टेंडर ऑफ पर्डन जो नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 343 345 में, accomplice may receive a pardon if they provide full and truthful disclosure aiding in prosecution of major offences. जैसे an accomplice अगर कोई है पार्टिसिपेंट है और डकैती में उनके साथ उनके मदद में था, तो an accomplice is a dacoity case is pardoned after revealing the identity of the mastermind। अगर वो मास्टरमाइंड को डिस्क्लोज करता है तो उसकी सजा थोड़ी कम की जा सकती है या उसको माफ की जा सकती है। अब पार्टिसिपेंट इन ए कॉन्स्पिरेसी जैसे एग्रीज टू टेस्टिफाई अगेंस्ट अदर्स फॉर ए रिडक्शन ऑफ सेंटेंस, तो इसका जो प्रोविजन है 343 से 345 में आपके इस प्रोविजन में ट्रायल में
दिया हुआ है। उसके बाद अगर एफिशिएंट केस मैनेजमेंट देखें, कोर्ट कैन एडजॉर्न प्रोसीडिंग्स, इंस्पेक्ट लोकेशंस, समन विटनेस एंड कलेक्ट एविडेंस लाइक स्पेसिमेन हैंडराइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स। इसके प्रोविजन जो है इसके अंदर 346 से 350 में दिए हुए। एग्जाम्पल, अगर जज एडजर्न करता है हियरिंग टू अलाउ टाइम फॉर क्रिटिकल विटनेस टू अपीयर, द कोर्ट ऑर्डर द एक्यूज्ड प्रोवाइड हैंडराइटिंग सैंपल्स फॉर फोरेंसिक एनालिसिस। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज सेक्शन 351 से 354 में accused person can explain the evidence against them and may volunteer as witness for their defenses. Example इसका अगर देखें तो an accused explain their whereabouts during the robbery to refute the allegations. A defense choose to testify under oath in a fraud case to support their innocence. Provision of absentee accused अगर देखेंगे तो सेक्शन 350 से 356 में ट्रायल कैन प्रोसीड इन एब्सेंटिया। अगर वो एब्सेंट है तो फॉर प्रोक्लेमेटिंग ऑफेंडर, कोई भगोड़ा है और वो नहीं आ रहा है कोर्ट में विद सेफगार्ड लाइक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और स्टेट अपॉइंटमेंट एडवोकेट के लिए, तो फिजिली जैसे अगर कोई भगोड़ा है, उसको टेररिज्म का ट्राइड है, ट्राइड इन द पब्लिक नोटिस फेल टू एंश्योर देयर अपीयरेंस, द कोर्ट अपॉइंट्स एन लीगल एड लॉयर टू रिप्रेजेंट द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ड्यूरिंग द ट्रायल। और फिर उसका ट्रायल जो प्रोक्लेम जो भगोड़ा है उसके लिए भी वो चल सकता है। इसका प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टन केसेस, जैसे सेक्शन 357 से 364 provide address cases involving accused individual unable to understand proceedings or cases required during a high court sentencing. तो a magistrate refers a case involving a juvenile to a special court for proper adjudication. उसी तरह से second class magistrate transfer a case to chief judicial magistrate due to jurisdiction limitations. और open and transparent trial चलते हैं, जैसे trials are conducted open courts ensuring the public access unless specific circumstances like minor sexual offences रिक्वायर क्लोज डोर प्रोसीडिंग्स। देखेंगे तो जैसे एक ट्रायल है अगर थेफ्ट का, तो ही इज हेल्ड ओपन कोर्ट एसेसिबल टू द पब्लिक। और रेप ट्रायल का कंडक्ट जो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो हो सकता है कि जो जज के ऑफिस के अंदर, जिससे भी उसकी प्राइवेसी बरकरार रहे। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है ये वाला BNSS का जो 26 चैप्टर, वो फेयरनेस करता है, एफिशिएंसी करता है और ट्रांसपेरेंसी रखता है। जैसे सेफगार्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डबल चिपबाडी, एब्सेंटी अगर एक्यूज है तो क्या उसके प्रोविजंस, और बैलेंस करता है राइट्स को ऑल पार्टीज को। एडवोकेट जो है प्राइवेट एडवोकेट या कोई नहीं है तो उसको भी एडवोकेट मुहैया कराता है। स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसीजर फॉर ट्रायल को, पर्डन को, केस मैनेजमेंट को। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है पूरा हमने देख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं जो 27 चैप्टर है। ये प्रोविजन अगर एक्यूज जो है, जो आरोपी है अनसाउंड माइंड का या पागल की तरह है, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा अगर और उसको कि जस्टिस मिले या ह्यूमन ट्रीटमेंट मिले उस आरोपी को, इवन दो अनसाउंड है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, हम एक जो है कि सामाजिक दायित्व निभाते हैं चाहे जो जैसा हो। तो उसमें जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर, ह्यूमन फ्रेमवर्क हैंडलिंग द केसेस इन्वॉल्विंग एक्यूज्ड, जो कि अनसाउंड माइंड का है, मतलब पागल है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो फिर उसमें जो प्रोविजंस इसमें जो आपके BNSS में दिए हुए हैं। तो असेसमेंट ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसे सेक्शन 367 बोलता है कि मैजिस्ट्रेट मस्ट इंक्वायर इनटू द मेंटल कंडीशन ऑफ द एक्यूज्ड इफ दे सस्पेक्ट द अनसाउंड ऑफ माइंड, सपोर्टिंग द मेडिकल इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट। जैसे अगर थेफ्ट है, अगर सस्पेक्ट है, शोज द साइन ऑफ इरेशनल बिहेवियर, prompting the magistrate to request a psychiatric evaluation कि अनसाउंड माइंड का है नहीं, इसका साइकियाट्रिस्ट उसका इवेल करे। इट्स अ मर्डर सस्पेक्ट इज फाउंड इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द चार्ज आफ्टर इवैल्यूएशन बाय ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जो है कि असेसमेंट जो अनसाउंड माइंड का जो प्रोविजन जो मजिस्ट्रेट कराएंगे अंडर सेक्शन 367 दिया हुआ है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द ट्रायल, अगर वो पाया गया कि वो अनसाउंड है, इफ द एक्यूज्ड इज फाउंड टू बी कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग, इज अनएबल टू डिफेंड हिमसेल्फ और ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ट्रायल आर पोस्टपोन। तो ऐसे केस में ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इज मैंडेड इन दिस केस। अगर देखेंगे तो कोई अगर चार्ज किया किसी को असॉल्ट के लिए, किसी को मारा है, 6 मंथ ऑफ साइकियाट्रिक केयर उसको बोला जाता है आफ्टर बीइंग डीम्ड अनफिट फॉर ए ट्रायल। तो कोर्ट डिफर्स प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड सफरिंग फ्रॉम सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये कोर्ट टू कोर्ट उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। रिलीज ऑन बेल, अगर देखें तो सेक्शन 369 में अगर एक्यूज्ड पर्सन वाज अनेबल टू मेंटल कंडीशन कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ द सेफ्टी इज इंश्योर्ड व्हाइल अदर्स सेंट टू द मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, या उसको मेंटल हॉस्पिटल में या फिर उसको बेल देने का भी प्रावधान सेक्शन 369 करता है। जैसे एक्यूज्ड है, अगर उसको मानसिक बीमारी है, इज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर फैमिली। वायलेंट ऑफेंडर है, अगर उसको सीवियर साइकोसिस प्रॉब्लम है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो प्लेस्ड अंडर सिक्योर मेंटल हेल्थ फैसिलिटी और मेंटल हॉस्पिटल में उसको भेज दिया जाता है। इसके प्रोविजन इसके अंदर आपके BNSS में दिए हुए। रिसम्पशन ऑफ ट्रायल, जैसे वापस ट्रायल शुरू हो सकता है क्या? हाँ, ट्रायल रिज्यूम होता है जैसे ही एक्यूज जो रिकवर करता है मेंटल कैपेसिटी से, और वो जो है कि सर्टिफिकेशन आता है मेडिकल अथॉरिटी का कि हाँ अब ये रिकवर हो चुका है। जैसे पर्सन एक्यूज है फ्रॉड केस में, अगर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं अब ये फिट है, तो उसके ऊपर ट्रायल वापस से रिज्यूम हो सकता है और ट्रायल फिर से चल सकता है।
सेफ कस्टडी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के लिए पर्सन अगर एक्विटेड है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बट हु कमिटेड हार्मफुल एक्ट आर डिटेन्ड इन सेम कस्टडी और रिलीज विद द स्टिक सेफगार्ड। जैसे पर्सन एक्विटेड है कि उसने कहीं भी कुछ भी कर देता है, वो उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, तो इसको सेफ कस्टडी में और गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। प्रीवियस हार्मफुल इंडिविजुअल है रिलीज अंडर द केयर ऑफ रिलेटिव आफ्टर रिकवरी एंड सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस। तो हम कर रहे हैं कि अगर अनसाउंड माइंड अगर आरोपी है तो उसके ऊपर जो BNSS में क्या क्या उसके प्रोविजन है। डिलीवरी टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो रिलेटिव और फ्रेंड्स है कैन टेक कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड विद एश्योर्ड ऑफ द केयर एंड एडहेरेंस टू द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। उसी तरह से इंक्वायरी एंड प्रोसीजर जो है कि कोर्ट अडॉप्ट द इंक्वायरी और ट्रायल टू द एक्यूज्ड मेंटल कंडीशन रिलाइंग ऑन द मेडिकल एविडेंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट जो इसके है कि एक्यूज्ड आर प्रोटेक्टेड विद द लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट एंश्योरिंग द मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस नहीं होना चाहिए और वहाँ जस्टिस होनी चाहिए करके उसको एडवोकेट चाहिए तो एडवोकेट भी दिया जाता है, ह्यूमन ट्रीटमेंट। और अगर उसको कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर या इस तरह की है कि मूड चेंजिंग है तो लीगल एड एडवोकेट असाइन टू रिप्रेजेंट द एक्यूज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर इन सच केसेस एंड द मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी या मेंटल हॉस्पिटल का भी उसमें राय ली जाती है। कोर्ट एंश्योर्स द एक्यूज्ड विद अनसाउंड माइंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू अनड्यू डिटेंशन। उसी तरह से अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट ओवरसाइट, द स्टेट गवर्नमेंट ओवरसीज द केयर कस्टडी एंड रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एडहेरिंग टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो इसको ध्यान में रखा जाता है। सर्टिफिकेशन एंड एविडेंस इसमें कि अगर वो मेंटल कंडीशन सर्टिफिकेशन फ्रॉम द मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज रिगार्डिंग द फिटनेस टू स्टैंड ट्रायल टू और सेफ्टी फॉर द रिलीज आर क्रिटिकल इन दिस केसेस। अब ये पूरा चैप्टर है आपका 27th वन जो कि अनसाउंड माइंड अगर एक्यूज्ड है तो इसको अगर देखेंगे फेयर ट्रीटमेंट देता है, सेफ्टी एंड केयर करता है, लीगल सेफगार्ड करता है और रिहेबिलिट करता है, फोकस करता है कि रिकवरी पे फैसिलिटेशन और इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी इफ पॉसिबल। अगर वो अनसाउंड माइंड या पागल लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो फेयर ट्रीटमेंट कैसे करता है कि जैसे पर्सन विद अनसाउंड माइंड विद नाइदर अनजस्टिफाइड पनिशमेंट नॉर, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको जो है कि ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन के प्रोविजन BNSS कराता है। प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसमें हम देखेंगे कि एंश्योर करें कि जुडिशियल अथॉरिटी और कॉम्प्लायंस जो है कि लोग कोर्ट की रिस्पेक्ट करें, कोर्ट की बातें माने। तो इसके लिए अगर वो नॉन कंप्लायंस करते हैं तो या कंटेम्प्ट करते हैं तो या कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो फॉल्स केस चलाते हैं या जो फॉल्स एलिगेशन चलाते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोविजन है वो जो चैप्टर आपका जो ये 28 चैप्टर है सेक्शन 379 से 391 में, इसमें ये चीजें आती है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंक्वायरी इनटू कोर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस जैसे 379 में कोर्ट्स में इनिशिएट एन इंक्वायरी इनटू ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कंसर्निंग द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस इन द कोर्ट। जैसे विटनेस है सबमिट करता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हियरिंग, तो उसके ऊपर जो है कि कोर्ट जो है कि इंक्वायरी लगा सकती है। पार्टीज इन ए केस डिसरप्ट कोर्ट प्रोसीडिंग बाय शाउटिंग एंड रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट, उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी और उसको जो है कि उसको सजा सुना सकती है। अपील अगेंस्ट कोर्ट कंप्लेंट्स, जैसे अपील कैन बी मेड टू ए हायर कोर्ट इफ एन इंडिविजुअल इज डिससेटिस्फाइड विद द कोर्ट। जैसे कोर्ट अगर इंडिविजुअल पे डिससेटिस्फाइड है तो उसको पावर 379 में, उसी तरह से अगर 388 में अगर कोई भी अभियुक्त है या फिर कोई भी जो उसमें पार्टी है वो अगर खुश नहीं है कोर्ट के फैसले से या उसको लगता है कि कोर्ट ने कुछ गलत किया तो कंप्लेन कर सकती है हायर कोर्ट को। तो फाइल और नॉट कंप्लेंट, जैसे पर्सन अपील इन ए सेशन कोर्ट आफ्टर द मजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द फॉल्स टेस्टिमोनी या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंप्लेंट अबाउट forged evidence his challenge in a high court. Authority to award a cost, जैसे कि कोर्ट कैन ऑर्डर वन पार्टी टू पे कॉस्ट फॉर फाइलिंग जो बेहुदा या फिर जो कि जिसकी जरूरत नहीं है बेसलेस कंप्लेन अगर करता है, कोर्ट का समय वेस्ट करता है, तो ही उसको अवॉइड करने की, उसको पनिश करने के 381 में उसको पावर दिया है कोर्ट को। कोर्ट ऑर्डर्स कॉस्ट अगेंस्ट अ प्लेंटिफ हु फाइल्स ए बेसलेस कंप्लेंट फॉर अ कंटेम्प्ट, या तो पार्टी हु फाइल्स ए अननेसेसरी अपील इन ऑर्डर टू बियर लिटिगेशन कॉस्ट। तो ये सारी चीजें सेक्शन 381 में आती है। और उसी तरह से प्रोसीजर फॉर मजिस्ट्रेट सेक्शन 382 में मजिस्ट्रेट हैंडल्स कंप्लेंट फ्रॉम कोर्ट अस इफ दे वेयर पुलिस रिपोर्ट्स एंड मे एडजर्न हियरिंग इफ अपील्स इज पेंडिंग। फॉल्स अगर कोई एविडेंस देता है या फैब्रिकेशन करता है एविडेंस का, द कोर्ट कैन समरीली ट्राई इंडिविजुअल फॉर गिविंग एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग इट विद द इंटेंट टू डिस्यू, तो उसको समरी ट्रायल चला के विटनेस इंटेंशनली अगर वो फॉल्स टेस्टिमनी देता है मर्डर ट्रायल में या पर्सन फॉर्ज मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो उसके ऊपर जो है कि कार्रवाई हो सकती है। उसका ये पावर 383 में कोर्ट को जो BNSS देता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे सेक्शन 384 से 385 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बोलता है कि ऑफेंस लाइक इंसल्टिंग अगर जज कर दिया,
इंटरप्टिंग प्रोसीडेंस, उसको ठीक से करने नहीं दे रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, मे रिजल्ट इन टू पनिशमेंट विद सीवियर केसेस आर रिफर्ड टू द हाई कोर्ट्स ऑल्सो। जैसे लॉयर अब्यूजिव लैंग्वेज कर रहा है कि तुम अगर जज को बोल रहा है तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, या फिर ऑल दिस थिंग्स, उल्टा सीधा अगर बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो वो जज उसको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको प्रोसीड कर सकता है। अ पर्सन डिस्प्यूट्स द कोर्ट फॉर रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर रिक्वायरिंग टू रिफरल टू मजिस्ट्रेट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उस पर कार्रवाई हो सकती है। अपोलॉजी एंड डिस्चार्ज, offender can be discharged or for their punishment reduced upon submitting an apology or complying with the court order। अगर वो अपोलोजाइज करता है उसके बाद उसको प्रायश्चित होता है, तो पार्टी अपोलोजाइज फॉर कंटेम्प्ट आफ्टर डिसप्लिनिंग द कोर्ट एंड इज डिस्चार्ज। इसके जो डिस्चार्ज करने की पावर सेक्शन 387 में BNSS कोर्ट को देता है। उसके बाद नॉन कंप्लायंस विद समन्स और क्वेश्चंस, अगर कोर्ट ने समन भेजा, बुलावा भेजा समन केसेस में या फिर वारंट केसेस में, तो विटनेस रिफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट में फेस पेनल्टीज लाइक इम्प्रिजनमेंट और फाइन। इसके प्रोविजन सेक्शन 388 और 319 में करता है। अपील फॉर कन्विक्शंस, जैसे कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर कैन बी अपील्ड, तो अपील की हम पूरी एक चैप्टर आगे चल के देखने ही वाले हैं, लेकिन इसमें भी 399 में इसका प्रोविजन है कि हायर कोर्ट को अपील कर सकता है विच में मॉडिफाई और रिवर्स द डिसीजन। पर्सन जैसे कन्विक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात चल रही है, तो अप्लाइज द डिसीजन टू द सेशन कोर्ट। उसी तरह से रजिस्ट्रार पेनलाइज फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग द रिकॉर्ड अपील टू द हाई कोर्ट फॉर रिवर्सल, तो उसके लिए जो है अपील का उसका प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। तो पूरी तरह से ये जो चैप्टर है वो आपको कि कोर्ट की मर्यादा रखिए, आप वो जो वहाँ पे कोर्ट का रिस्पेक्ट रखिए, ये सारी चीजें उसमें बोलता है। जुडिशियल रिस्क्यूल, जैसे जज और मजिस्ट्रेट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर केसेस इन्वॉल्विंग ऑफेंस कमिटेड इन देयर प्रेजेंट और अगेंस्ट देयर अथॉरिटी, जैसे एज डिक्लाइंस टू हियर अ केस इन्वॉल्विंग कंटेम्प्ट ऑफ देयर कोर्ट बाय अ पार्टी, a magistrate rescue themselves for the trial involving insults directed at them during the earlier proceedings। का की टेक ओवर अगर इस चैप्टर का देखें, the provision address the disruption in judicial proceeding, ensure the authority and the dignity of the court, they provide clear procedure and consequences of offences affecting the administration of justice। example हमने देखा है, highlight real world scenario to help understand the practical applications of these provisions। तो ये सारी चीजें जो है हमने इसके तहत देखी है। जो चैप्टर जो आपका 18 है, जो कि बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उनके अंदर सारी इंक्वायरी, अपील और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। अब उसके बाद आता है जजमेंट, जो आपका 29 चैप्टर है, सेक्शन 392 से 406। तो रिगार्डिंग द जजमेंट, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, फेयरनेस कैसे होगा, विक्टिम्स राइट्स क्या है, ये सारे जो प्रावधान ये जो सेक्शन 29 है इसके अंदर वो करता है। जैसे प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड टू इन ओपन कोर्ट विद इन 40 डेज ऑफ द ट्रायल्स कंक्लूजन। जिससे ट्रायल कंक्लूड होता है तो 45 डेज के अंदर उस कोर्ट ने जो है जजमेंट को डिलीवर करना ही है। दे कैन बी रेड फुल्ली, पार्शियली और समराइज, ensuring all parties are informed। Example, a theft case judgment is read out in full to the accused and the public। In a murder trial, only the operative part of the judgment is read and the copy is given to both the parties। Language and जो content of the judgment होगा, judgment का order किस तरह से होगा, उसके provision section 393 में दिए हुए हैं कि judgment must include points for determination of the specific offences and penalties or acquittal। जैसे example इसका देखेंगे तो judgment state the reason for the sentencing as the accused to 5 years of imprisonment for theft। An acquittal judgment mentions the lack of evidence and direct the release of the accused। इसका जो एड्रेस नोटिफिकेशन फॉर द रिपीटेड ऑफेंडर्स 394 में इसके प्रोविजन है कि कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, वो हिस्ट्री शीटर है, मे बी रिक्वायर्ड टू नोटिफाई अथॉरिटीज ऑफ देयर रेसिडेंस एंड एनी चेंज फॉर अप टू 5 years आफ्टर द रिलीज। जैसे कन्विक्टेड है बर्गलर केस में, मस्ट बी रिपोर्ट एड्रेस चेंज टू द पुलिस फॉर 3 years पोस्ट रिलीज। रिलीज के बाद भी उसको जो है कि उसकी जानकारी उसको देना होता है। जैसे अबेटर है कॉन्स्पिरेसी का, इज डायरेक्टेड टू नोटिफाई अथॉरिटीज एंड देयर वेयर अबाउट्स फॉर 5 years। तो इस तरह के एड्रेस नोटिफिकेशन और रिपीटेड ऑफ ऑफेंसर सेक्शन 394 में जजमेंट के बाद जो उसके प्रोविजन है कि 3 year के लिए अगर वो एड्रेस चेंज करता है, और अगर वो बड़े कॉन्स्पिरेसी वगैरह इस तरह की चीजें हैं तो 5 years, तो 3 से 5 years अगर एड्रेस वो चेंज करते हैं तुमको उसको बताना पड़ता है। कंपनसेशन टू विक्टिम सेक्शन 395, जजमेंट हम कर रहे हैं चैप्टर जो 29 है। कोर्ट में डायरेक्ट फाइन्स और कंपनसेशन टू द विक्टिम फॉर लॉसेस और द इंजरीज कॉस्ट बाय द ऑफेंसेस। पहले भी ये सिलेबस में चैप्टर था, जजमेंट अब भी है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो कंपनसेशन इज पेड टू द थेफ्ट विक्टिम यूजिंग द फाइन imposed on the convicted। Family receives compensation under the Fatal Accident Act for a death caused by an accident। Victim compensation scheme जो section 396 में इसके provision करता है कि state and district legal service authority ensure the compensation and rehabilitation for the victim even in cases ending
इन एक्विटल, जैसे अगर विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट रिसीव्स इमीडिएट मेडिकल एड एंड कंपनसेशन अंडर द स्कीम, या फैमिली ऑफ अ मर्डर विक्टिम इज कंपनसेटेड डिस्पाइट द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस। ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, इसमें सेक्शन 397 में ये प्रोविजन करता है कि ऑल हॉस्पिटल मस्ट बी प्रोवाइडेड इमीडिएट मेडिकल एड टू द विक्टिम ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंसेस या फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टू द इन्फॉर्म, जैसे पुलिस ट्रीट्स ए रेप विक्टिम विदाउट ए डिले और चार्जेस फ्री। अ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग क्रिमिनल नेग्लिजेंस रिसीव्स इमरजेंसी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम सेक्शन 397 में इसके प्रोविजन देता है। जजमेंट में विटनेस जैसे प्रोटेक्शन है सेक्शन 399 में, ये अभी बीएनएसएस में नए प्रोविजंस है कि पूरी तरह से जो विटनेस है उसको प्रोटेक्शन देने का प्रावधान बीएनएसएस में किया हुआ। स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम टू इंश्योर द सेफ्टी ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द ट्रायल। की विटनेस इन ए गैंग रिलेटेड मर्डर जैसे केस इज प्रोवाइडेड पुलिस प्रोटेक्शन, या विसल ब्लोवर इन ए करप्शन केस इज relocated to ensure his safety. Compensation for groundless arrest section 399 जैसे person wrongly arrested by claim compensation recoverable as a fine from the complainant, जैसे wrongful arrest अगर इंडिविजुअल का किया फ्रॉड केस में he is awarded ₹10,000 as a compensation. A person falsely implicated in the theft case receives a reimbursement for legal expenses and other compensation he receives. तो ये compensation के भी जो प्रोविजन है कि जजमेंट वाले चैप्टर में दिया हुआ है। जजमेंट कॉपीज जो ट्रांसलेटेड कॉपीज टू बी गिवन वो सेक्शन 404 से 405 में अक्यूज्ड पर्सन आर एंटाइटल्ड टू फ्री कॉपीज ऑफ द जजमेंट इफ रिक्वेस्टेड। जजमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, जैसे कन्विक्ट है मर्डर का रिसीव्स अ सर्टिफाइड कॉपी of the judgment if at all he wants a Hindi, Marathi or whatever language he wants. A translation of the judgment is provided to an accused who speaks Tamil in the court where the official language is English. So this provision, the translation judgment of copies का provision section 404, 405 BNSS के दिए हुए। Probation of good conduct, first time offender जैसे may be released on probation कि ensure their reform without harsh penalty, जैसे young offender है पहली बार किया है कुछ तो convicted of petty theft is released for on a 1 year probation, या तो वुमन है कन्विक्टेड ऑफ माइनर फ्रॉड है तो उसको भी जो है एडमिनिस्ट्रेट एंड रिलीज अंडर द सुपरविजन। हाउ दिस प्रोविजन जो इंश्योर करती है जस्टिस को, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, एफिशिएंसी और एम्पैथी है कि जो विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजन है, मेडिकल एड विटनेस को देना, प्रोटेक्शन स्कीम रिफ्लेक्ट द सिस्टम फोकस ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द जस्टिस। तो इस तरह से जो है जो चैप्टर 9 आपका जो है जजमेंट के बारे में पूरे से प्रोविजन करता है। आइए देखते हैं चैप्टर 30 जो कि सबमिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर द कन्फर्मेशन जो होता है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस जो दिया है फिर सबमिशन कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस हाउ दे डू टू इंश्योर द फेयर एंड थ्रू जुडिशियल प्रोसेस, इसके बारे में हम देखते हैं कि मैंडेटरी सबमिशन टू द हाई कोर्ट सेक्शन 407 बोलता है कि अगर सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया है तो मस्ट बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कन्फर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन स्टेड अंटिल द कन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। जैसे मर्डर कन्विक्ट है सेंटेंस टू डेथ बाय ए सेशन कोर्ट अवेट्स कन्फर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट रिव्यूज ऑल द ट्रायल प्रोसीडिंग्स बिफोर कंफर्मिंग और मॉडिफाइंग द सेंटेंस। तो अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है सेशन कोर्ट ने तो सबसे पहले वो हाई कोर्ट में जाएगा अंडर सेक्शन 407 में फॉर कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद कस्टडी ड्यूरिंग द कंफर्मेशन प्रोसेस, जब ये सेशन कोर्ट ने जो कंफर्मेशन के हाई कोर्ट दिया है तो इस दौरान जो पीरियड है तो उसका जो कन्विक्टेड इंडिविजुअल रिमेन्स जेल कस्टडी अंडर द वारंट अंटिल द हाई कोर्ट कंफर्म्स और alters the sentence. A convict जैसे sentence है death, he is held in jail under strict custody during the confirmation process. उसी तरह से court of session ensures the convict is not released or transferred without order. Further inquiry और evidence देखे section 408 में तो high court may order further inquiries or collection of additional evidence to clarify any doubts about the convict's guilt of innocence. Example देखे तो high court orders a forensic re-evaluation of evidence to confirm its authenticity. Additional witness statement are recorded by the session court as directed by the high court. Options available on the high court section 409 में options जो high court को दिए हुए कि अगर किसी को death penalty दी हुई है तो can confirm the death sentence, impose different penalty and annul the conviction or order or a new trial. तो death sentence is reduced to life imprisonment due to mitigating circumstances, ये भी हो सकता है। या हाई कोर्ट बोल सकता है कि ऑर्डर द रीट्रायल, किसका रीट्रायल करिए ड्यू टू प्रोसीजर इरेगुलरिटीज की जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हुआ है तो उसको री एग्जामिन और उसको रीट्रायल करने को भी हाई कोर्ट बोल सकती है। इसके अपील्स एंड कन्फर्मेशन डिले जो सेक्शन 409 में इसके प्रोविजन है कि डेथ सेंटेंस कन्फर्मेशन अगर वो डिले करता है हाई कोर्ट अंटिल द अपील पीरियड एक्सपायर्स और एन अपील इज डिस्पोज ऑफ इट फील्ड, तो इफ द अपील फाइल्ड बाय द कन्विक्ट हेल्प halts the confirmation process until it is resolved, the High Court rejects an appeal and proceeds the confirmation of the sentence.
उसी तरह से बेंच अगर डिसीजन एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट जो है इसमें हाई कोर्ट विद मल्टीपल जजेस एटलीस्ट 2 जजेस मस्ट साइन ऑर्डर कंफर्मिंग और मॉडिफाइंग ए सेंटेंस। जैसे टू जज बेंच है, यूनिवर्सिटी कंफर्म्स द डेथ सेंटेंस एंड बोथ जजेस साइन द ऑर्डर। इफ वन जज डिसेंट्स, अगर एक जज अलग बोलता है और दूसरा जज अलग बोलता है, इन दैट केस एस्केलेशन एज पर द प्रोसीजर is to be done. This is a resolution of differences. In case of different opinion about the among the judges of the death sentence, the case is resolved as per section 433 of this act, this code. जैसे टू जजेस है, ऑन बेंच डिसएग्री, द थर्ड जज इज कंसल्टेड फॉर ए मेजोरिटी डिसीजन। अ स्प्लिट ओपिनियन रिजल्ट्स इन ए फुल बेंच हियरिंग ऑफ द फाइनल एडजुडिकेशन। हाई कोर्ट जो कम्यूटेशन करता है डिसीजन, जो सेक्शन 412 में पावर है, once a decision is made, high court sends the confirmation or modification order to the court to session promptly, either physically or electronically. This high court sends a scanned copy of confirmation order of the session court via email. तो ईमेल की जो प्रोविजन अभी आ गई है इलेक्ट्रॉनिक, उससे भी किया जा सकता है। द सेशन कोर्ट रिसीव्ड अ सील्ड कॉपी, फिजिकली कॉपी ऑफ द हाई कोर्ट डिसीजन फॉर द रिकॉर्ड। जुडिशियल ओवरसाइट इंश्योर्स करता है फेयरनेस। जैसे स्ट्रक्चर प्रोसेस गारंटी दैट नो डेथ सेंटेंस इज एग्जीक्यूटेड विदाउट थ्रू जुडिशियल प्रोसेस। में अगर 100 बेगुनाह गुनेगार छूट जाएंगे चलेगा, एक भी गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अ कन्विक्ट बेनिफिट फ्रॉम ए reduced sentence after the high court reviews mitigating evidence, a death sentence is overturned due to lack of sufficient evidence। ये जुडिशियल ओवरसाइट दिखाता है जो इंश्योर फेयरनेस करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बताता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और ये जो पूरा प्रोविजन है जो चैप्टर 30 का डेथ सेंटेंस को लेके, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को लेके, तो उसमें ये पूरी तरह से रिव्यू हाई कोर्ट को पावर देता है कि ओवरसाइट करे और पूरा प्रोसीजर देखे और जो मेटिकुलस एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ देखे, उसके बाद ही उसको कंफर्म करे। फेयर अपॉर्चुनिटी देता है कि एडिशनल एविडेंस अपील या रिट्रेट करना है तो एक्यूज को, या ट्रांसपेरेंसी इसमें होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड जुडिशरी। अकाउंटेबिलिटी ठहराता है कि मल्टी जज डिसीजन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एरर इन द जस्टिस सिस्टम। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आते हैं। 31 चैप्टर है अपील, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। 413 से 435 में इसका प्रोविजन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा, कि नो अपील। जैसे सेक्शन 413 जो सबसे पहले बोलता है कि इसमें जो 413 से 435 में इसके प्रोविजन है कि नो अपील अनलेस द प्रोवाइडेड बाय द लॉ, द अपील्स कैन ओनली बी फाइल्ड इफ द एक्सप्लिसिटली परमिटेड बाय द बीएनएस और अदर लॉज। Victims have the right to appeal against acquittal or inadequate sentences. A victim appeal to the High Court against an acquittal of an accused or convict cannot appeal if their case falls under the non-applicability PT offences. उसी तरह से appeal from security or the surety order section 414. Orders requiring security for keeping the peace or rejecting sureties can be appealed to the courts of the session. जैसे person है order to provide surety appeals against the order in the session court, और या तो rejected surety application is challenged in the appellant court. Appeals from conviction section 415 में provision है, conviction can be appealed depending on the court that issues the judgment. High courts or the Supreme Court jurisdiction applies based on the severity of the sentence. जैसे एग्जाम्पल देखें, person convicted by a session court for a 10-year sentence appeal to the high court, या the case from the high court original criminal jurisdiction is appealed in the Supreme Court. उसी तरह से हम देखें नो अपील फॉर द गिल्ट प्लीज सेक्शन 416 में इसके प्रोविजन है। इफ द एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी एंड इज कन्विक्टेड, अपील आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। जैसे अक्यूज है हु प्लीडेड गिल्टी फॉर द थेफ्ट कैन अपील अगेंस्ट द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अ कन्विक्ट कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट द कन्विक्शन इटसेल्फ आफ्टर प्लीडिंग गिल्टी। तो न अपील इन पीटी केसेस, जो पीटी केसेस होते हैं छोटे मोटे केस, सेक्शन 417 प्रोविजन करता है। जैसे माइनर पेनल्टी है, लो फाइन है, इम्प्रिजनमेंट छोटा है 1 दिन का, तो उसके लिए नॉन अप्लीकेबल अनलेस कंबाइंड विद द हार्श पनिशमेंट। जैसे कन्विक्शन को अगर 200 रुपीज फाइन बोल दिया, इट कैन नॉट बी अपील्ड। इफ द इम्प्रिजनमेंट इज एडेड टू द फाइन, द सेंटेंस बिकम्स अप्लीकेबल इन दिस केस, अपीलेबल। तो अपील बाय स्टेट फॉर द इनएडवोकेट सेंटेंस सेक्शन 418 देता है, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपील अगेंस्ट द सेंटेंस डीम इनएडवोकेट। जैसे प्रोसिक्यूशन अपील है अगेंस्ट द लीनिएंट सेंटेंस फॉर ए सीरियस ऑफेंस, वो कर सकता है कि उसको कम सजा दी है, हम इसको और सजा देना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए अपील कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस इन द नार्कोटिक केसेस, अपील्स अगेंस्ट एक्विटल जैसे सेक्शन 419 में, अगर उसको एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, कैन बी अपील्ड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। विक्टिम हिज कंप्लेंट केसेस कैन अपील विद स्पेशल लीव फ्रॉम द हाई कोर्ट। जैसे एग्जांपल देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डायरेक्ट्स एन अपील अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट एक्विटल इन ए सीरियस केस। उसी तरह कंप्लेनेंट अबाउट द स्पेशल लीव
टू अपील द एक्विटल इन द डिफेमेशन केसेस। सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस देखते हैं, पेंडिंग अपील जो है, अपीलेट कोर्ट कैन सस्पेंड the sentence and release appellant on bail while the appeal is pending. The convicted sentence for 7 years. He is released on bail pending appeal. No application for the public prosecutor lead to the cancellation of bail. इसकी भी ये प्रोविजन करता है. The hearing and judgment of the appeal. Appellant court notify all parties, hear arguments and may dismiss, modify or reverse the lower court judgment. उसी तरह से finality of the abatement of the appeal जो है कि appellant judgment are final except in the cases involving further statutory remedies. Appeal abate by the appellant death or with the exception in the real relative. इसका मतलब यह है कि कन्विक्ट अगर समझ लो कि डेथ उसकी हो जाती है, अपील लीड्स टू द अबेटमेंट अनलेस द रिलेटिव कंटिन्यूज विद द केस, जो उसके बाद वो कर सकते हैं रिलेटिव. उसके बाद हाई कोर्ट जजमेंट ऑन अपील बिकम्स बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट. ये भी जो फाइनलिटी एंड अबेटमेंट ऑफ द अपील में प्रोविजन करता है. तो ये जो पूरा हमने अपील के जो चैप्टर देखे हैं, जो चैप्टर 31 में ये फेयर हियरिंग, जुडिशियल ओवरसाइट और एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी और प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, बेल बैलेंस करता है और राइट्स ऑफ द अपीलेंट एंड पब्लिक सेफ्टी को ये पूरी तरह से अच्छे से बताता है. अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. 32 चैप्टर है, रेफरेंस एंड रिवीजन. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. अपील, रेफरेंस, रिवीजन, दिस आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सेक्शन 436 से 455 में इसके प्रोविजन है. जैसे रेफरेंस टू हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अगर कोई है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करता है, रिफर करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है जिसका इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट ने करना चाहिए. इफ सच डिटर्मिनेशंस आर नेसेसरी फॉर ए केस, जैसे मजिस्ट्रेट रिफर्स ए क्वेश्चन ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस वैलिडेटेड टू द हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट सबमिट करता है रेफरेंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ न्यू क्रिमिनल रेगुलेशन, तो वो हाई कोर्ट पे तो रेफरेंस का जो पावर है कि इसके अंदर कि वो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो उसको रिफर करता है हायर कोर्ट को कि आप इसको कंफर्म करिए कि हम क्या इंटरप्रेट करें. जैसे हाई कोर्ट्स अथॉरिटी और ऑन अ रेफरेंस, द हाई कोर्ट डिसाइड्स ऑन रेफरेंस एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर द केस डिस्पोजल. जैसे हाई कोर्ट इन्वेडिस द स्टेट ऑर्डिनेंस एंड डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली, या कॉस्ट फॉर द रेफरेंसेस प्रोसेस आर एलोकेटेड टू द पार्टी रेजिंग द क्वेश्चन. रिवीजन जो होता है बाय हायर कोर्ट सेक्शन 438 में, द हाई कोर्ट और द सेशन जजेस कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स टू एग्जामिन द लीगलिटी, propriety और the correctness of the subordinate court proceedings. जैसे सेशन को रिव्यू करता है an improper sentence ordered by the magistrate, या हाई कोर्ट आइडेंटिफाई करता है procedural irregularities in conviction. तो revision by the high courts is done in this way. The power to order further inquiry under section 439, जैसे superior court जो भी है कि can direct further inquiries into the admission of the complaint and discharge cases ensuring through an investigation. जैसे high court orders a magistrate to re-examine the fraud case previously dismissed, या सेशन जज आर डायरेक्टेड एडिशनल इन्वेस्टिगेशन इन ए डिस्चार्ज असॉल्ट केसेस. सेशन जज रिवीजन के जो पावर है उसको 440 में दिए हुए कि सेशन जजेस कैन एग्जामिन सिमिलर पावर एज द हाई कोर्ट इन रिवीजन केसेस बट मस्ट कंफर्म फ्रॉम द हाई कोर्ट रूल्स. एग्जाम्पल है सेशन जज मोडिफाइज an unjust fine imposed by magistrate, या सेशन जज डिसीजन इज इन ए रिवीजन becomes a final for the applicant. Power of additional session judge हम देखें जैसे section 441 में additional session judge handles reverse assigned them by the session judge और special high court orders. उसी तरह से high courts revision power section 442 में है कि the high court can exercise appellate power in revision and ensuring fairness and procedural correctness. However, it cannot convert an acquittal into conviction. Transfer of revision cases जैसे देखें हम section 443 में कि the high court can consolidate and transfer revision cases to ensure consistency and convenience. जैसे multiple revision है for the same trial are consolidated and decided by the high court. High court transfers all connected revision to a session judge for the disposition. No automatic right to be heard. जैसे while parties do not have an inherent right to be heard in revision proceedings, court may allow person or advocate to represent in such cases. जैसे session judge permits an advocate to explain the legal basis of the revision. या high court decide the revision case without argument based on the submitted document. Certification of a decision of a lower court जो section 445 देता है कि revision cases में क्या होता है, certificate to subordinate court for implementation and record update is to be done. जैसे magistrate modifies a sentencing order based on the higher court's revision decision, या session judge certifies a revised finding leading the court decision. Any 10 to 20 good points students याद रखिए. Judicial accountability, consistency of legal interpretation, access to fair remedies and efficiency of justice, ये जो चैप्टर 32 बताता है. अब हम छोटी से फटाफट जो ये डिफरेंस है अपील, रिवीजन और रेफरेंस में जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आप ये जब वीडियो जब देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ आए. जो अपील जो है इसका जो डिफाइन, अपील इज अ लीगल राइट प्रोवाइडेड टू एन एग्रीड पार्टी टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट इनटू अ हायर कोर्ट. ये फोकस करता है कि इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव री-एग्जामिन
of the fact and law. इसका जो स्कोप है, the appellant court reviews the entire case including evidence, procedure and judgment. एग्जाम्पल अगर इसका देखें, convict sentence to a life imprisonment for murder appeals to high court arguing the error in the evidence evaluation. या victim है, अपील करता है against acquittal citing a failure to consider the key witness testimony. तो ये अपील में होता है. रिवीजन क्या होता है? रिवीजन इज ए सुपरवाइजरी, ये सुपरवाइजरी पावर है हायर कोर्ट का टू एग्जामिन द लीगलिटी, प्रोप्राइटरी एंड द रेगुलेटरी ऑफ ए लोअर प्रोसीडिंग. तो लोअर प्रोसीडिंग को सुपरवाइज करने का पावर रिवीजन देता है, जिसे इंश्योर करता है तो नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ड्यू टू द प्रोसीजर और लीगल एरर्स. कोई लैक्यूना तो नहीं है. इसका स्कोप लिमिटेड है, रिव्यूइंग लीगल एस्पेक्ट्स विदाउट री एग्जामिनिंग फैक्चुअल एविडेंस. एग्जाम्पल देखें, सेशन कोर्ट जज reverts the magistrate improper conviction in a theft case due to procedural lapses. High Court set aside the unjust sentence imposed by magistrate for a minor offence. उधर से हम रेफरेंस अगर देखते हैं तो इसका जो डेफिनेशन है, रेफरेंस इन्वॉल्व्स है सबऑर्डिनेट कोर्ट सीकिंग गाइडेंस. यहाँ पे जो लोअर कोर्ट है तो गाइडेंस लेता है तो हायर रेफरेंस में हायर कोर्ट का कि फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑन द कॉम्प्लेक्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन चाहिए या कॉम्प्लेक्स लीगल टर्मिनोलॉजी है, जहाँ कंफ्यूजन है, तो वो राय मांगती है हाई कोर्ट की और अपर कोर्ट की कि इसमें जो होता है रिजॉल्व स्पेसिफिक लीगल इश्यूज दैट इफेक्ट्स द केस डिस्पोजल. द हाई कोर्ट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू डिसीजन on referred question but does not review the entire case. जैसे magistrate refers the question of high court on whether a newly passed ordinance violates a fundamental right. तो इसका आप हमें आंसर दीजिए. तो उसके बाद सेशन कोर्ट्स क्लैरिफाइज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ फॉर द क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल लॉ. तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज करता है तो उसके बारे में प्रोविजन करता है. अगर उसको जुडिशियल सिग्निफिकेंस, हम इसको अच्छे से इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है और ये जो मॉड्यूल 3 है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अपील जो है इंश्योर करता है जस्टिस थ्रू रीएवल्यूशन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ बोथ कन्विक्ट एंड विक्टिम. रिवीजन फोकसेस ऑन प्रोसीजर एंड लीगल करेक्टनेस, प्रिवेंट्स मिसकैरेज ऑफ जस्टिस caused by technical errors. रेफरेंस जो है promotes uniformity in legal interpretation and resolves ambiguity, जो confusion है in legal और constitutional provision. तो इस तरह से हमने की डिफरेंस अगर हम देखें तो अपील प्रोविजन और रेफरेंस का, तो अपील जो है ये एंटायर जजमेंट और ऑर्डर को जो है अपीलेबल होता है. कन्विक्ट जैसे एग्जांपल देखें, कन्विक्ट सेंटेंस टू 10 years फॉर रॉबरी चैलेंजेस द कन्विक्शन एंड सीक्स एक्विटल. ये इनिशिएट कौन करता है? अपील एग्रीड पार्टी इनिशिएट करता है, जिसे कन्विक्ट भी कर सकता है, विक्टिम भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है. दोनों तरफ से जो इनिशिएट अपील करी जा सकता है. जैसे विक्टिम अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड इन ए फ्रॉड केस. का जो स्कोप है अपील का, री एग्जामिन्स द फैक्ट्स एंड लॉ टू असेस द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन. उसी तरह से इसका जो आउटकम होता है अपील का कि मे मॉडिफाई, अपहोल्ड और रिवर्स द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट. और उसी तरह से कोर्ट इन्वॉल्व जो इसमें होते हैं अपीलेट कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो उसको पर सेशन कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, या अपीलेबल जैसे अपेक्स कोर्ट की तरह ये ऊपर जाता है. उसी तरह से जब हम रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन क्या है? लीगलिटी एंड प्रोसीजरल करेक्टनेस करने के लिए वो जाता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की तरह. जैसे सेशन कोर्ट रिव्यूज द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर इम्पोजिंग एन इलीगल फाइन फॉर ए पेटी ऑफेंसेस. कोर्ट इसमें जो होती है कि सो मोटो मतलब खुद से और एनी एग्रीड पार्टी जो है कि इनिशिएट कर सकती है रिवीजन. और रिवीजन जो है कि हाई कोर्ट एग्जामिन्स द फ्लॉ, जो फ्लॉ है कन्विक्शन के ऑर्डर के या प्रोसीजरल एस्पेक्ट के, वो सुपरवाइज करता है, सुपरवाइजरी है ये. और उसी तरह से अगर आप देखते हैं कि रिवीजन जो है फोकस करता है सोनली ऑन द लीगलिटी ऑफ द प्रोसीजर, करेक्टनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स. जैसे सेशन जज है रिवाइज द मैजिस्ट्रेट डिसीजन टू डिसमिस अ केस ड्यू टू प्रोसीजरल एरर्स, और मे रिवाइज मॉडिफाई ऑर्डर रिट्रायल टू द करेक्टनेस ऑफ लीगल और प्रोसीजर इरेगुलरिटीज. उसी तरह से जो रिवीजन है ये कोर्ट वो जो सक्सेशन सेशन है हाई कोर्ट के पास वो पावर आती है. सेशन कोर्ट एग्जामिन द मैजिस्ट्रेट फ्लॉड डिस्चार्ज ऑर्डर इन ए क्रिमिनल केसेस, जैसे हम एग्जाम्पल थे. तो ये था पूरा, हमने जाना रिवीजन के बारे में. अपील के बारे में भी हमने जाना. अब हम जानते हैं रेफरेंस. रेफरेंस होता है जो लोअर कोर्ट हायर कोर्ट का एक्सपर्ट ओपिनियन मांगता है, कि एक्सपर्ट एडवाइस या फिर इंटरप्रिटेशन मांगता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे. तो रेफरेंस में मैजिस्ट्रेट रिफर्स द क्वेश्चन तो वेदर द स्टेट, एग्जांपल देखें तो ऑर्डिनेंस वायलेट्स फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन, तो हाई कोर्ट को पूछ लेता है. ये इनिशिएट कौन करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट इनिशिएट करता है व्हेन फेस्ड विद द कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज. इसका जो स्कोप है जो आपका रेफरेंस का, वो क्लैरिफाई स्पेसिफिक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज विदाउट एड्रेसिंग द केस फैक्ट. जो केस फैक्ट इसमें ज़्यादा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे वो ज़्यादा फोकस करता है, इंटरप्रिटेशन पे. इसका आउटकम जो होता है, प्रोवाइड ऑथोरिटी टू गाइडेंस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट टू proceed with the cases or to rightly how to interpret correctly. The High Court directs the trial court to proceed holding the question of law and the constitutional. दो कोर्ट इन्वॉल्व इसमें जो होते हैं, अपर कोर्ट या दो हायर कोर्ट इसके अंदर होते हैं. तो ये देखा हमने
डिफरेंस भी देख लिया है और इसको डिटेल में भी हमने देख लिया है, जो तीनों चीज़ें कि अपील, रिवीजन एंड रेफरेंस, बहुत अच्छे से करके जाना आप लोग। थैंक यू। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जाते हैं, चैप्टर 33, ट्रायल ऑफ ए क्रिमिनल केसेस। जो है क्रिमिनल केसेस को कोई इस ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, अगर क्रिमिनल केस है, अब तो अपील भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, तो उसके बाद अगर कुछ इश्यूज है तो उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जा सके एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर केसेस, 446 में सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं कि बिटवीन द हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द सर्व द एंड ऑफ द, जैसे हाई प्रोफाइल केस है, ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर टू वाइड लोकल इन्फ्लुएंस। उसी तरह से इंटर स्टेट क्रिमिनल अपील है, इस ट्रांसफर टू इंश्योर अनबायस्ड एडजुडिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बचाए रखने के लिए और जस्टिस को बचाए रखने के लिए ये पावर जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट को 446 में दी हुई है कि वो कोर्ट का केस का जो है ट्रांसफर करने का उनको पावर है। हाई कोर्ट के पास भी पावर है टू ट्रांसफर द केस अंडर सेक्शन 447। हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस बिटवीन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स within the jurisdiction to ensure the fairness, address legal complexity or the parties' convenience. जैसे trial is involved to another district where witness resides to their inconvenience, या तो case involving a rare constitutional question is transferred to higher jurisdiction of the court. सेशन जज पावर टू, उसी तरह से जो देखेंगे सेशन जज के पास भी पावर है ट्रांसफर केस का, वो है सेक्शन 448 में। जैसे सेशन जज कैन ट्रांसफर केसेस बिटवीन सबऑर्डिनेट कोर्ट विद देयर सेशन डिवीजन और जस्टिफाइबल रीजंस। एग्जांपल देखें तो सेशन जज मूव्स टू अ केस टू अनदर कोर्ट ड्यू टू जजेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या कॉम्प्लेक्स थेफ्ट केस इज ट्रांसफर्ड टू अ मोर एक्सपीरियंस्ड मजिस्ट्रेट। विड्रॉवल ऑफ द केसेस बाय सेशन जज 449 में इसका प्रोविजन हम कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ द केसेस का जो पावर है वो कर रहे हैं हम। सेशन जजेस कैन रिकॉल केसेस और अपील्स असाइन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसके बाद एडिशनल सेशन जज एंड रीअसाइन और हैंडल देम डायरेक्टली। जैसे सेशन जज है, रिकॉल द सेंसिटिव केस फॉर पर्सनल एडजुडिकेशन, या अपील ट्रांसफर टू एडिशनल जज। केस विड्रॉल बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 450 में दिया हुआ है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन रिकॉल केसेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट और असाइन देम टू द अनदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। तो इस तरह के भी पावर ट्रांसफर करने के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। केस ट्रांसफर्ड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 451, जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कैन मेक ओवर और विदड्रॉ केसेस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू इंश्योर द जस्टिस। उससे द एक्सपीडियंसी ऑफ जस्टिस जो सेक्शन 446, 447, 48 में ट्रांसफर आर मेड टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रायल, resolve jurisdiction challenges and avoid local biases and to uphold the principle of natural justice. Application and notification process जो है कि application for transfer must be supported by an affidavit and notified by the opposing party to ensure the transparency. Compulsion of frivolous application, जैसे कोई भी बेहुदा एप्लीकेशन है, the court can impose a cost, उसको फाइन लगाया जा सकता है for filing a frivolous और vexatious transfer of the applications। जैसे बेसलेस चीजें हैं, जैसे बेसलेस ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्टेड डिसमिस्ड with fine imposing on the applicant कि अपने कोर्ट का समय वेस्ट किया। कंपनसेशन इज अवॉर्डेड फॉर द अपोजिंग द पार्टी फॉर टाइम लॉस्ट इन ए फ्रीविलेस केस। तो उसमें कंपनसेशन भी अदर पार्टी को देते हैं कि जो कोर्ट का ध्यान बटाने के लिए वो जो कोई भी अगर एप्लीकेशन या कंप्लेन करता है। मैंडेटरी रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजन, तो इसमें जो है रेशियो डिसेंडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। कोर्ट और मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग द केसेस ऑफ ट्रांसफर मस्ट रिकॉर्ड द रीजन फॉर द डिसीजन टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। जैसे सेशन जज डॉक्यूमेंट द रैशनल फॉर द मूविंग the trial to the another court. The high court records the reasoning for transferring the court's decision from one district to other. ये इसमें जो प्रोविजन है इंश्योर करता है जस्टिस, इम्पार्शियलिटी को, कन्वीनियंस है, जुडिशियल ओवरसाइड है और एफिशिएंसी इसमें दिखाता है। तो ये था चैप्टर 33। अब 34 चैप्टर में हम करते हैं जो एक्सिक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस कम करने की जो प्रोविजन जो है सेक्शन जो चैप्टर 34 में बीएनएस के हैं, बीएनएसएस के। तो एक्सिक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी सेंटेंस जैसे हमने पहले देखा है 453 में, 455 में हाई कोर्ट कंफर्म डेथ सेंटेंस एंड एक्सिक्यूशन इज कैरिड आउट थ्रू द वारंट्स इशूड बाय द सेशन जज। एक्सिक्यूशन इज पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ अपील्स और पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये जो जैसे कन्विक्ट है सेंटेंस, अभी डेथ ने भी कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट, तो इसका जो एक्सिक्यूशन इज डिलेड वाइल द अपील टू द हाई सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सेशन कोर्ट इशूज अ वारंट आफ्टर रिसीविंग द हाई कोर्ट्स कंफर्मेशन ऑफ ए डेथ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन, सेक्शन 456 में कुछ प्रावधान है कि डेथ सेंटेंस फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन आर कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जैसे प्रेगनेंसी है, द कन्विक्ट डेथ सेंटेंस इज चेंज टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपॉन द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। A medical report triggers the commutation process for a pregnant prisoner.
प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 457 में प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा कि वेयर द कन्विक्ट्स आर कन्फाइंड, उनको कहाँ रखा जाए, विद ऑप्शन टू मूव देम बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल जेल्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे कन्विक्ट है सर्विंग ए सेंटेंस इन सिविल जेल इज ट्रांसफर टू अ क्रिमिनल जेल फॉर सिक्योरिटी रीजंस, या क्रिमिनल प्रिजनर नियरिंग द रिलीज इज मूव्ड बैक टू द सिविल जज। एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो सेंटेंस है सेक्शन 458 से 460 में इसके प्रोविजन है, वारंट्स फॉर इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस as directed by the jail authorities and sentence starts either immediately or upon conviction of the arrest. जैसे convict है present in a court, he sent directly to the jail with a warrant, और यह तो convict है not in a court arrested via warrant starting their sentences upon the arrest. Levy of fines जैसे 461 से 463 में court can issue a warrant to recover unpaid fines through the attachment and sale of the property through the revenue authorities. Suspension of the imprisonment for fine payment, अगर convicts are allowed to pay the fines for the installment with imprisonment suspending during the payment of the period. जैसे convict is allowed to 3-month installment to pay fine, delaying the imprisonment, failure to pay installment leads to immediate execution of the imprisonment sentence. Mercy petition जो है, जैसे mercy petition important provision कि जो 472 में mercy petition का provision दिया हुआ है BNSS में। अब इसमें जो है कि कन्विक्ट जैसे है सबमिट करता है मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, दोनों जगह कर सकते हैं, गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट को भी, विद स्पेसिफिक टाइमलाइन एंड डिसीजंस आर फाइनल। जैसे कन्विक्ट फैमिली फाइल्स अ मर्सी पिटिशन विद द प्रेसिडेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट देयर अपील, द गवर्नर रिजेक्ट द मर्सी पिटिशन एंड द केस इज रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कमिट द सेंटेंस सेक्शन 473 से 474 में दिया हुआ है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई सेंटेंस with restrictions and release life sentence convict before 14 years of the imprisonment। ये भी पावर जो है गवर्नर के पास और के दी हुई है। जैसे लाइफ सेंटेंस इज कमिटेड टू 20 years फॉर द कन्विक्शन शोइंग एग्जाम्पलरी बिहेवियर, अगर उसमें सुधार आ रहा है। A sentence of the rigorous imprisonment is converted into simple imprisonment and this power lies with the state government, central government and the governor। तो उसी तरह से अगर देखेंगे कंकरेंट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। 476 में 477 में both government have a overlapping power in specific cases requiring mutual concurrence for the commutation remission of certain cases। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है commits a sentence with a prior approval from the central government for a case involving national security, central concurrence is obtained for after reducing the sentence from the central government employee। तो इस तरह के प्रोविजन इसमें है। जैसे सेट ऑफ के प्रोविजन है, कन्विक्ट सर्विंग मल्टीपल अगर सेंटेंस है उसका, तो कोई उसमें से एक या दो प्री ट्रायल डिटेंशन है तो उसके भी पावर उनको सेट ऑफ करने का है। तो हाउ दिस प्रोविजन एंश्योर द फेयर जस्टिस, हम देखते हैं जो चैप्टर आपका 34 है जो कि बात करता है कि किस तरह से उनको सजा दी जाएगी, कम की जाएगी और कम करने का पावर जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट को। तो फेयर प्रोसीजर है कि ड्यू प्रोसेस एक्सिक्यूशन सेंटेंस मॉडिफिकेशन, और इसमें रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जैसे प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको जो है कि उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, या मर्सी पिटिशन है तो सेंटेंस ऑफ कम्यूटेशन अपॉन ह्यूमन राइट्स के ऊपर इस पर ध्यान दिया गया है। एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे पावर स्ट्रीमलाइन करता है सेंटेंस एक्सक्यूशन रिमिटेड कम्यूटेशन को। पब्लिक कॉन्फिडेंस है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वारंट्स इसमें ये दिखाता है। अब देखते हैं चैप्टर आपका जो 35 है, प्रोविजन फॉर अ बेल एंड द बॉन्ड। तो बेल और बॉन्ड के कंडीशंस क्या है, वाइल द बैलेंसिंग द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखी जाती है कि जैसे बोला जाता है कि बेल इज द राइट ऑफ एवरीवन, कि ग्रांटिंग बेल इज बेलेबल ऑफेंस। जैसे आपको इसके प्रोविजन सेक्शन 478 में है, इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ ए बेलेबल ऑफेंस आर एंटाइटल्ड टू बेल, इंडिजेंट पर्सन्स अनेबल टू फर्निश सिक्योरिटीज कैन बी डिस्चार्ज ऑन ए पर्सनल बॉन्ड। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोविजन की, जैसे पर्सन अरेस्ट किया माइनर थेफ्ट के लिए, इज रिलीज ऑन बेल आफ्टर द फर्निशिंग अ पर्सनल बॉन्ड, या द इंडिजेंट पर्सन कोई गरीब है या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंडिविजुअल डिटेन फॉर ए वीक इज प्रिज्यूम्ड एलिजिबल फॉर ए पर्सनल बॉन्ड, और पर्सनल बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया जाता है। मैक्सिमम पीरियड फॉर अंडर ट्रायल डिटेंशन जो सेक्शन 479 में, क्योंकि ये नए प्रोविजन जो इसमें डाले गए हैं, पहले क्या होता था लोग बहुत दिनों तक जेलों में भरे रहते थे, उनको पता ही नहीं होता था प्रोसीजर क्या है, या उनको बेल हुई होती तो भी उनको पता नहीं होता था कि उनको बेल कैसे लेनी है। जैसे अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड हाफ एंड मैक्सिमम प्रिस्क्राइब सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, एक्सेप्शन अप्लाई इफ द कोर्ट जस्टिफाइज कंटिन्यूड डिटेंशन। जैसे अंडर ट्रायल accused of a crime with a maximum sentence of 6 years is released after 3 years. An exception is made of the cases involving a repeated delay caused by the accused. Bail in a non-bailable offences जैसे सेक्शन 480 में कोर्ट में ग्रांट बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सब्जेक्ट टू कंडीशंस लाइक ensuring attendance,
नॉन कमीशन ऑफ सिमिलर ऑफेंसेस एंड नॉन टेम्परिंग विद द एविडेंस। जैसे एसिक है, ये अक्यूज है कि नॉन बेलेबल केस इज ग्रांटेड अ बेल, या कोर्ट डिनाइज अ बेल टू हैबिचुअल ऑफेंडर विद प्रायर कन्विक्शन फॉर द सीरियस ऑफेंसेस। तो बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मिल सकता है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द इंश्योरिंग अटेंडेंस की वो बराबर हाजिरी लगाए पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में, या नॉन कमीशन ऑफ सिमिलर ऑफेंस फिर से वो इस तरह की चीजें नहीं करेगा, ऐसे अंडरटेकिंग देखनी पड़ती है, या वो एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा, तो नॉन बेलेबल में ये सारी चीजें उसको करनी होती है। बेल कंडीशन जो होता है अपीलेट प्रोसीडिंग्स में, बेल्स बॉन्ड मस्ट इंक्लूड कंडीशंस ऑफ रिक्वायरिंग एक्यूज्ड अपीयर अपीलेट कोर्ट्स ड्यूरिंग द अपील्स। उसी तरह से एंटीसिपेटरी बेल के जो प्रोविजन है सेक्शन 482 में कि हाई कोर्ट और द सेशन कोर्ट में ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, जिसको डर है कि मुझे अरेस्ट हो सकता है, तो एंटीसिपेटरी बेल 482 में फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वो डाल सकता है। जैसे बिजनेस ओनर फियरिंग अरेस्ट इन ए फाइनेंशियल फ्रॉड केस अपील्स फॉर एंटीसिपेटरी बेल, तो द कोर्ट imposes conditions such as mandatory availability in the police interrogation and corporate police station investigation, तो उसमें उसको एंटीसेप्टरी बेल के प्रोविजन सेक्शन 482 में मिल सकते हैं। स्पेशल पावर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का है 483 में, दिस कोर्ट्स कैन ग्रांट मॉडिफाई कैंसल बेल, कि इनको कोई भी जो बेल को इसको ग्रांट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसलिंग का पावर है, विद मैंडेटरी नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर सीरियस ऑफेंसेस। हाई कोर्ट मॉडिफाइज अ बेल कंडीशन टू अलाउ जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल लेवल, या बेल इज रिवोक्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कोर्ट इम्पोजिशन कंडीशंस। श्योरिटीज एंड बॉन्ड के प्रोविजन सेक्शन 484 और 485 में है। The bonds must be proportionate to the case circumstances. The sureties are verified sufficiency. Their declarations are recorded in such cases. जैसे a court reduces excessive bail amount for a economically disadvantaged accused, या surety provides an affidavit demonstrating financial capacity. Forfeiture and cancellation of bond के provision है 491, 492 में, कि जहाँ पे breach of bail conditions of forfeiture of bond, courts may cancel bonds and require fresh sureties. उसी तरह से a bond is forfeited when the accused fails to appear in a court. Bail for a children section 494 में इसके प्रोविजन है कि जो चिल्ड्रन के केसेस के अंदर थोड़ा लीनियंसी बढ़ती जाती है। जैसे फॉर चिल्ड्रन द कोर्ट में एक्सेप्ट बॉन्ड्स executed solely by the sureties. A child accused of a petty offense is released on bond executed by a parent. उसी तरह से अपील एंड एनफोर्समेंट ऑफ द बेल एंड बॉन्ड सेक्शन 494 596 में प्रोविजन है। ऑर्डर रिलेटेड टू बॉन्ड फॉरफीचर आर एप्लीकेबल एंड कोर्ट कैन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट टू रिकवर अमाउंट ड्यू टू रिकॉग्निशन। जैसे accused है अपील अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर imposing penalties for bond violation. A session court direct magistrate to recover a forfeiture bail amount in these cases. तो ये जो प्रोविजन है जो चैप्टर 35 के, ये बैलेंस करता है लिबर्टी और जस्टिस को, इंक्लूसिव है वल्लेबर ग्रुप के लिए, जैसे वुमन, चिल्ड्रन और इंडिजेंट लोगों के लिए इक्वलिटी और जुडिशियल प्रोसेस में हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है श्योरिटी बॉन्ड और ये पेनल्टी, डिटर मिस यूज ऑफ बेल प्रोविजन, और जुडिशियल ओवरसाइट है हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट मेंटेन ओवरसाइट ऑन बेल मैटर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर 36। इसके अंदर फटाफट देख लेते हैं हम। कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी इन पेंडिंग ट्रायल केसेस सेक्शन 497 में जैसे दिया हुआ है। अ कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कैन मेक orders regarding the custody, sale and disposal of property produced during the investigation or trial. This includes creating a detailed record of visual documentation like photographs and videos. इसके लेने अब कंपलसरी कर दिए गए हैं। A court order जैसे sale of perishable goods seized during the investigation, या magistrate ensures stolen vehicle is photographed and documented before returning to its owner. Disposal of property post trial, ट्रायल के बाद जो है कि प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज की जाती है। After the trial, property can be destroyed, confiscated or delivered to a rightful claimant based on the court order. जैसे firearm है used in a crime is confiscated and destroyed after the trial, या money stolen during robbery is returned to the victim after the offender's conviction. Compensation for a innocent purchaser, तो इसमें जो है कि कोर्ट में reimburse innocent purchaser who unknowingly brought stolen property if they return it to the right owner. जैसे कि an antique dealer who unknowingly buys stolen jewelry is reimbursed upon the returning it. Appeals against the property disposed order, जैसे एग्रीड पार्टी है कैन अपील अगेंस्ट द प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। उसी तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हार्मफुल ऑफेंसिव आइटम्स सेक्शन 501 बोलता है जैसे अडल्टर फूड है, पॉइजनस फूड है या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये जो है इसको डिस्ट्रॉय करने का भी पावर ये 501 में जो मिलता है। रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन कैन रिस्टोर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इंडिविजुअल रॉन्गफुली डिस्पोज्ड through a force or intimidation. The farmer is restored to his land after being dispossessed by a threat or the violence, तो उसको फिर से उसका कब्जा उसको दिया जा सकता है।
Police authority on a seized property, जैसे magistrate can make order regarding the property seized by police but not presenting during the trial. The magistrate order the custody of the unclaimed seized goods until the rightful owner is identified. Unclaimed property जैसे है, if no claimant established ownership within 6 months, so then the property is transferred to the state government for disposal. जैसे unclaimed gold है, found during the police raid is sold and produced, proceed to go to the state treasury. तो उसको स्टेट के ट्रेजरी में उसको डाल देंगे अनक्लेम प्रॉपर्टी को. सेल ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी से खराब हो सकती है, कोर्ट कैन ये इमीडिएटली उसको जो पेरिशेबल आइटम है उसको सेल कर सकती है 10,000 तक किलो और ओनर के बेनिफिट के. जैसे फ्रेश प्रोड्यूस है, कोई भी चीज़ों का सोल्ड बिफोर इट स्पॉइल्स with the proceed to yield until ownership is established. Provision for rightful ownership and state. A procedure ensures transparency handling the seized property, protect the rights of the individual and the interest of the state. A victim receives a compensation for the procedure. इस तरह से ये बताता है ये चैप्टर जो है आपका जो 36 की अगर जो प्रॉपर्टी सीज हो रही है या चोरी का माल है उसका क्या होगा. ये 36 चैप्टर जो प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि जो प्रॉपर्टी सीज का ये इन सब का ये इंश्योर करता है जस्टिस को, राइटफुल क्लेमेंट को, वाइल प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ सीज प्रॉपर्टी. एफिशिएंट मैनेजमेंट करता है कि मिनिमाइज डिले कंफ्यूजन इन हैंडलिंग द केस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. ट्रांसपेरेंसी रखता है कि मैंडेट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे फोटोग्राफ वीडियो करना है उसका कि जो भी हैंड ओवर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं. तो पब्लिक वेलफेयर जो अलाउस अनक्लेम प्रॉपर्टी टू बेनिफिट द स्टेट उसको स्टेट ट्रेजरी में डाल दिया जाता है. उसके बाद हम आते हैं जो 37 चैप्टर है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 506 से 5012 में इसके प्रोविजन है. सीआरपीसी में भी ये सिलेबस में था, अब भी है, तो इसको आप अच्छे से देखिए. नॉन बीटी विशिएटिंग इरेगुलरिटी सेक्शन 506. इफ ए मैजिस्ट्रेट विदाउट प्रॉपर एम्पावरमेंट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्ट इन ए गुड फेथ, एग्जाम्पल इशूइंग सर्च वारंट और टेंडर अ पार्डन, सच एन एक्ट डू नॉट वायलेट द प्रोसीडिंग. एग्जाम्पल है मैजिस्ट्रेट है एरोनियस ऑर्डर, पुलिस इन्वेस्टिगेट अंडर द सेक्शन 174 बट द प्रोसीडिंग्स रिमेन वैलिड. उसी तरह इनिशिएटिंग द इरेगुलरिटी सेक्शन 507 acts performed by a magistrate without proper empowering that involves significant procedural power, example issuing a maintenance order or receiving a bonds, render and proceeding void. This magistrate without jurisdiction imposes a maintenance under order section 125. Such procedures are invalid. Wrong venue section 508 में इसके प्रोविजन है कि proceeding held in incorrect jurisdiction are not invalid unless the error resulted in the failure of the justice. कि कभी कभी जुरिस्डिक्शन के एरर की वजह से अगर रॉन्ग प्रोसीडिंग हो गई तो इसको इनवैलिड नहीं कहलाया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे इनजस्टिस हुआ. जैसे ट्रायल मिस्टेकली कंडक्टेड बाय नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट इज अपहेल्ड इफ इट डज नॉट प्रेजुडाइज विद द एक्यूज्ड. नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिकॉर्डिंग कन्फेशन एंड स्टेटमेंट. जैसे कोर्ट कैन एडमिट कन्फेशन और स्टेटमेंट इवन इफ द प्रोसीजर एरर्स occurred provided the non compliance did not harm the accused defense. इसके भी प्रोविजन. जैसे कन्फेशन रिकॉर्डेड without following section 183 is admitted after ensuring it was made voluntarily. उसी तरह से omission of frame error है अगर in framing charges a finding sentence is not invalid merely due to omission of the errors charge unless it is caused failure of the justice. Example देखें तो omitted charge can lead to a retreat insignificant effect of the defense. Errors of irregularity proceedings section 511 minor errors of summons warrant judgment do not reverse the findings unless they result in a failure of the justice. जैसे typographic error है in a judgment does not invalidate unless it is misleads the parties. Attachment of the errors जैसे section 512 direction error in the attachment render then unlawful nor does it make the attachment authority trespass. उसके बाद differentiate between करें तो harmless and serious errors के लिए the business distinguish between the errors made in good faith, this is harmless, and those that significantly impair the justice, that is serious. This is a procedural oversight in a non-cognizable case might be harmless, whereas wrongful denial of a fair trial constitutes serious error. Emphasis is given on a failure of justice, that the overwhelming principle is whether the irregularities result in failure of justice, which is the primary determinant on the validity of the proceedings. Example, a tail submission of the evidence may not avoid trial unless they prevent the defense from responding effectively. Scope of rectification देखें, the appeal courts of appeal confirmation revision can rectify irregularity ensuring the justice while minimizing the procedure. तो टेक अवे जो इसका है तो ये प्रिजर्व करता है जस्टिस को, गाइडेंस फॉर द जुडिशियल ऑफिसर है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फेयरनेस है, जैसे माइनर इरेगुलरिटीज है, डू नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स unless justice is promised, जैसे procedural delay in some case serving the summon do not void the trial unless it is prejudiced by the defense. जैसे गाइडेंस देता है जुडिशियल ऑफिसर को कि आइडेंटिफाई द हार्मलेस प्रोसीजर लैप्सेस वर्सेस द सब्सटेंटिव एरर अफेक्टिंग द जस्टिस. तो ये सारे प्रोविजन जो चैप्टर 37 आपका करता है. उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द टेकिंग द कोग्निज ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, ये भी आपके सिलेबस में है.
तो ये डिफाइन करता है सबसे पहले पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, जो कि सेक्शन 513 बताता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिफर्स द टाइम फ्रेम specific for the taking cognizance of certain offences as outlined in section 511. जैसे बार ऑफ cognizance after the expiry of the section, ये कोर्ट cannot take cognizance of certain offences after the limitation period. कि कोई अगर 6 मंथ से ज़्यादा ऑफेंस पनिशेबल विद ए फाइन ओनली है तो 6 महीने के बाद उसको नहीं लिया जा सकता. उसी तरह से 1 ईयर फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, तो लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है. 3 years of the offense punishable with the imprisonment exceeding 1 year but not more than 3 years. Example है, if a offense punishable with a fine occurs on 1st January, no cognizance can be taken after 30th June unless exceptions apply. तो यहाँ पे exceptions apply भी एक प्रोविजन है, इतना आप ध्यान रखिएगा. उसके बाद commencement of the limitation period section 515. तो limitation period begins from the date of the offense or when the offense is first known to the aggrieved person or police, whichever is earlier, or when the odd offender identify the first known whichever is earlier. जैसे देखा जाएगा तो if an offense occurs on 1st January but it is discovered on 15 January, the limitation period will start from the 15th January. इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए. आपको प्रॉब्लम में भी ये सब चीज़ पे पहले क्वेश्चंस आए हैं, इस तरह क्वेश्चन तो अभी भी आने की संभावना हो सकती है. एक्सक्लूशन इन कंप्यूटेशन जैसे सेक्शन 516 है, टाइम स्पेंड ऑन अनदर रिपीटेड प्रोसिक्यूशन एंड गुड फेथ, या पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसिक्यूशन हु स्टेड by an injunction the time taken to obtain the necessary consent or sanction from authorities. तो exclusion of computing period में ये चीज़ें, जैसे अगर कोई sanction application take 30 days, the period is excluded from the limitation period. तो limitation period को calculate कैसे करेंगे, उसको exclude क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आपको आंसर में explain करने को आना चाहिए. कोर्ट क्लोजर है अगर, तो जैसे if the limitation period expires on the day of the court is closed, the court can take cognizance of the next working day. जैसे limitation period ends on 15th August, तो द कॉग्निजेंस कैन बी टेकन ऑन द 16 अगस्त, 1 डे एक्सटेंड किया जा सकता है पब्लिक हॉलीडे के केसेस में भी. जैसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस द फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स एवरी मोमेंट द ऑफेंस इज कंटिन्यूस. जैसे फैक्ट्री कंटिन्यूअसली एमिटिंग द हार्मफुल पोल्यूटेंट विदाउट अ परमिट ऑफ ए कंटिन्यूइंग ऑफिस. एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस देखेंगे सेक्शन 519 में, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड इज द डिलेड. जैसे properly explained or necessary in the interest of the justice, cognizance may be allowed for an aged victim who faced difficulty in reporting the offense time. उसी तरह concurrence of the offense केस में प्रोविजन है सेक्शन 514 में, the offense tried together, a limitation is based on the offense with the most severe punishment. If the accused commits 2 offenses punishable by 6 months, 3 years respectively, the limitation of the period. This is exclusion by for absconding of offender. The time during which an offender is absconding or outside jail is excluded if the offender flees India for 6 months. These 6 months are continued as the limitation period. So these are the things generally given in the chapter 38, which is the second last chapter. Balance and the justice timeline करता है. Continue जो offense है उसको भी limitation में लाता है, judicial discretion देता है, flexibility to extend the limitation for the reason like administrative delay and on proceed. आइए अब मूव करते हैं BNSS के लास्ट चैप्टर में, कि जो चैप्टर आपका 39th है, मिसलिनियस प्रोविजन है 520 से 531. ज़्यादा जो इसको एक बार आप खाली देख लीजिए, रिफर कर लीजिए. ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट है, डिलीवरी ऑफ कमांडिंग ऑफिसर फॉर द कोर्ट मार्शल के बारे में बात करता है ये. जैसे उसके बाद में रूल और गाइड और फॉर्म्स, और देन हाई कोर्ट रूल मेकिंग पावर ये देता है कि लाइसेंसिंग जैसे रीट पिटिशन के लिए या रेगुलर फीस या कंडक्ट के लिए या पेनल्टीज वायलेशन के लिए ये रूल मेकिंग पावर देता है वहाँ के हाई कोर्ट को. और ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे स्टेट कैन ट्रांसफर स्पेसिफिक पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर द फर्स्ट क्लास विद द लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल से. उसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट कैन नॉट ट्राई केसेस वेयर द पर्सनल इन्वॉल्व एक्सेप्ट विद द अपीलेंट कोर्ट परमिशन. कि जैसे अगर कोई किसी का रिलेटिव है तो वो उसका केस वहाँ नहीं लड़ सकता, ये बता देता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जजेस अंडर सेक्शन 525. तो अपने रिलेटिव या उसके नोन है तो वहाँ पे जो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, unless and until it is permitted by the appellate court. जैसे practicing advocate और magistrate है तो कि cannot serve as a magistrate in the same court और jurisdiction. अगर कोई advocate practicing है in a magistrate court, he cannot become a magistrate in the same court. या public servant है, prohibiting from a building the property for the sale. Public servants involved in property sale cannot purchase a bid of such properties. Inherent power of high court के बारे में बताता है कि इसके पास जो पावर है इंश्योर जस्टिस करने के, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, एनफोर्स ऑर्डर्स का इसको ये पावर देता है. कंटिन्यूस सुपरविजन का पावर है हाई कोर्ट के पास, वो ये बताता है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब आ गया है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो कि BNSS का कोर है सेक्शन 530 में. ट्रायल, इंक्वायरी,
Related proceedings can be conducted electronically including समन एंड वारंट इशुएंस। तो ये 530 जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड, ईमेल, व्हाट्सएप और ये सारी चीजें देता है। तो विटनेस के एग्जामिन एंड एविडेंस की रिकॉर्डिंग के भी जो ऑनलाइन प्रोसेस है जो सेक्शन 530 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में देता है। उसी तरह से अपीलेट प्रोसीडिंग्स भी अब ये जो सेक्शन 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेने की ये एम्पावर करता है। और लास्ट में ये जो रिपील करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को सेक्शन 531 बताता है कि is repealed but ongoing cases notification rules sanctioned under it remain valid. जैसे proceedings जो continues under the old value existing order notification and sanctions are deemed to align with the new संहिता। तो ये मॉडर्नाइज करता है प्रोसीजर को, जुडिशियल को और ट्रांजिशन क्लैरिटी को। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव ऑल स्टडीड दिस वन। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की जो चैप्टर 26 to 39 है। हमने डिटेल में देखा जजमेंट के बारे में, अपील रिवीजन और रेफरेंस के बारे में, बेल एंड बॉन्ड के बारे में, इरेगुलर पीरियड के बारे में और लिमिटेशन के पीरियड के बारे में, प्लस 26 to 39 सारा चैप्टर। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, डू वेल। एक दो बार सुनिए जिससे कि आपके ध्यान में ये बैठ जाए पूरी तरह से कॉन्सेप्ट। इतना याद रखिए कि फुल लेंथ में 20 से 25 अच्छे रिलेवेंट पॉइंट लिखिए, कोई भी क्वेश्चन आप ब्लैंक मत छोड़िए। और इसको जो है कि जो पूरा पेपर लिखता है और रिलेवेंट लिखता है वो अच्छे नंबरों से पास भी होता है। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।